हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। 67वीं बीपीएससी की इंटरव्यू 9 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। तो आज मैं लक्ष्य कोचिंग संस्थान में आया हूं, जहां एस.एन. झा सर हैं और पी.एन. झा सर हैं। उन लोग से बातचीत कर मैं जानने का प्रयास करता हूं कि किस प्रकार से इंटरव्यू की तैयारी करनी है, जिससे कि इंटरव्यू में स्टूडेंट लोग बेहतर प्रदर्शन कर सकें। सर, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे स्टूडेंट लोग इंटरव्यू बोर्ड में जाएंगे तो सबसे पहले वो मतलब किस तरह गुड मॉर्निंग सर या गुड आफ्टरनून सर बोलेंगे या प्रणाम सर करेंगे, क्या करेंगे? जैसे सबसे पहले तो चैनल पर आमंत्रित करने के लिए आपको धन्यवाद। और ये स्वर्णिम अवसर है कि इसके माध्यम से जो अभ्यर्थी हैं उनसे बातचीत करने का, संवाद स्थापित करने का मौका मिल रहा है। और उनके लिए कुछ जो एडवाइजरी है, कुछ गाइडेंस है, उसको हम लोग अपने द्वारा देना चाह रहे हैं। तो ये आवश्यक है कि जब भी साक्षात्कार मंडल के समक्ष प्रस्तुत हुए तो जो सामान्य अभिवादन होता है, जो भारतीय संस्कृति के अनुरूप है, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप गुड मॉर्निंग नहीं कर सकते हैं। अच्छा। या आप प्रणाम कह सकते हैं। जो सामान्य अभिवादन की जो प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया का संपादन और संचालन करना आवश्यक होता है। अच्छा। तो फिर सर पूछना चाहते हैं जैसे कि एक इंटरव्यू के 1-2 दिन पहले स्टूडेंट लोग काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं कि इंटरव्यू बोर्ड किस टाइप की प्रश्न पूछेगी, तो वैसी स्थिति में कैसे अपना आपका कॉन्फिडेंस या मोराल को हाई करें? देखिए, घबराहट होना एक स्वाभाविक सी स्थिति है जी, और ये किसी के साथ भी हो सकता है जी। और वैसे भी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ये जो नियुक्ति प्रक्रिया हो रही है जी, ये इस स्तर पे सबसे महत्वपूर्ण है जी। तो ये स्वाभाविक सी बातें हैं। इसके लिए अपनी मनोदशा को एक प्रैक्टिस के माध्यम से, मॉक सेशन के माध्यम से जी, और व्यवस्थित और सुव्यवस्थित करने की कोशिश की जाती चाहिए जी। तो ये जो प्रयास हो रहा है और ये जो चल रहा है जी, ये इसका एक हिस्सा भी है। अच्छा। तो दूसरी बात है कि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा बुकिश होने की आवश्यकता नहीं है। एक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है, एक टेम्परामेंट को डेवलप करना है। इसके लिए अपने जीवन शैली में भी कुछ परिवर्तन किए जाने की अपेक्षा भी है। और अवधारणात्मक जो प्रश्न हैं उनके उत्तर को ही आप देने का प्रयास करेंगे। और यह सदैव याद रखेंगे कि जो साक्षात्कार है वो व्यक्तित्व की जांच है, ये नॉलेज की जांच नहीं है। क्योंकि अगर नॉलेज की बात है तो आपने मुख्य परीक्षा में ऑलरेडी अपना डिस्प्ले कर दिया है, परफॉर्म कर दिया है, तभी आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। ये आपके व्यक्तित्व के अंदर जो भी संगति है, जो स्ट्रेंथ है, जो फीचर्स है, उसको आइडेंटिफाई करने का एक अपॉर्चुनिटी आपको दिया जा रहा है। आप उसको प्रस्तुत करें, उसके माध्यम से अधिकतम जो प्राप्तांक है उसको हासिल करें जी। अच्छा सर, 67 में जैसे ऑप्शनल भी है, किसी की सपोज की हिस्ट्री ऑप्शनल है, ज्योग्राफी ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल में कौन कौन सा टॉपिक देख लेंगे? बोलो। देखिए, ऑप्शनल में जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है जी, और बेसिक जो अंडर करेंट है, जो बेसिक स्ट्रीम है, उस पर ही काम करना अपेक्षित होगा। एक बार सिलेबस जो है उसका गो थ्रू मतलब जा सकते हैं क्या? कुछ समस्या मूलक प्रश्न पूछे जा सकते हैं जी, क्योंकि उद्देश्य ये नहीं कि तथ्यों के बारे में जानकारी लिया जाए जी। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या है उसको देखना ज़्यादा व्यवहारिक होगा जी। और उससे रिलेटेड जो भी होगा, और खासकर जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है जी जी। तो जैसे किसी में कौन सा टॉपिक अभी देख लेंगे? जैसे किसी का पॉलिटिकल साइंस है जी, और कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक है कि भाई संविधान संशोधन है जी, और नारी शक्ति संशोधन कानून है, ये संवैधानिक संशोधन की बात जी। आर्टिकल 368 है, उसकी प्रोसेस क्या है? अच्छा। और अगर उनका सोसाइटी है, सोशोलॉजी है, हाँ, तो फिर इसमें सोसाइटल डायमेंशन क्या बनता है? अच्छा, वो अगर ज्योग्राफी है तो उसको देख लिया जाए कि बिहार के लिए कहाँ तक लाभप्रद होगा। और बिहार से भी करंट रिलेटेड कुछ इशू देख लेंगे, जैसे कास्ट सेंसस हो गया। हाँ, ये सब चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है, सात निश्चय है, चूँकि ये पूछ दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, जो ज्वलन समस्याएं हैं और जो पिछले कुछ दिनों से जो एक्टिव है मॉडल में, उसको निश्चित तौर पे देखा जाना चाहिए। बट मैं एक चीज़ बार बार कहूँगा, ये बहुत ज़्यादा बुकिश और बहुत ज़्यादा तथ्यपरक दृष्टिकोण नहीं अपनाना है, और अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी हिफाजत पे रखना है, तनाव मुक्त रहना है, संप्रेषणीयता को बनाए रखना है। इसके लिए जो मॉक सेशन अगर कहीं भी हो रहा है, क्योंकि हम लोग लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान बंगाली टोला दरभंगा में, और यहाँ जो हमारा पटना सेंटर है, उसके माध्यम से हम लोग अधिक से अधिक जो सफल अभ्यर्थी है, जो मुख्य परीक्षा में सफल हुए हैं, उनके साथ हम लोग संवाद और संचार स्थापित करने की कोशिश करें। उसमें मैं और स्वयं जो हमारे मेंटर हैं श्री पी.एन. झा सर, तो उनसे हम लोग लगातार दोनों मिलकर के काम करते हैं। सर, जैसे कि इसमें 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं इंटरव्यू देने वाले। एक जो सिंपल ग्रेजुएट होते हैं वो, एक जो कहीं जॉब में होते हैं या बैंक में हो या बिहार गवर्नमेंट में कहीं हो, और एक जो महिलाएं जो होती है, लड़की जो होती है। तो जैसे सिंपल ग्रेजुएट वाले जाते हैं इंटरव्यू बोर्ड में, जब बोलते हैं कि 6-7 साल 8 साल से हम तैयारी कर रहे हैं, तो सर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि आप एक ही एग्जाम का 7-8 साल से नहीं, ऐसा नहीं है। उसके तर्क को देना होता है कि यदि आप तर्क को देते हैं कि 6 साल तैयारी के दौरान यदि कुछ आप एक्स्ट्रा भी कर रहे हो, या कोई टीचिंग का काम कर रहे हो, या कहीं पर कोई इसके अपना स्किल डेवलपमेंट करके कोई स्किल्ड वर्क कर रहे हो, तो उस तर्क को यदि ईमानदारी से प्रस्तुत कर दे। इंटरव्यू क्या है कि औपचारिक एक बातचीत है, और आप अपने आप को कितना आप ईमानदारी से प्रस्तुत करते हैं, विथ अलर्टनेस, एटीट्यूड,
अवेयरनेस, नॉलेज, क्योंकि नॉलेज का भी परीक्षण तो होती ही है, क्योंकि बिना नॉलेज का तो बातचीत संभव है नहीं, ठीक है कि नहीं। तो सामान्य ग्रेजुएट को ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं। हाँ, जो 6 साल 7 साल 8 साल का उनका लंबा अंतराल रहा है उसको थोड़ा जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हम लोग तो इस क्षेत्र में 20-22 सालों से लगातार देख रहा हूँ। जो है चाहे बैंक में हो या जॉब वाले से तो बिल्कुल, जॉब वाले से तो अपने जॉब प्रोफाइल जो है उनका उसका जो एक्सपीरियंस है उसको तैयार कर ले। यदि कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं कहीं पर, जैसे अभी ऑडिटर वाले लोग हैं तो ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो ट्रेनिंग में जो पाठ्यक्रम वो पढ़ रहे हों उस पर जरूर बातचीत हो सकती है। जैसे ग्राम कचहरी में कैसे आप ऑडिटिंग करेंगे, ग्राम पंचायत में उनका जो नेचर ऑफ जॉब क्या है, जो भी जॉब वाले हों नेचर ऑफ जॉब और जो सब्जेक्ट मैटर है उसको तैयार कर लें। और वैकल्पिक विषय पर भी थोड़ा सा ध्यान दें, करेंट इशू पे ध्यान देंगे। करेंट में अभी हमारे अनुज ने कहा भी कि जो सब्जेक्ट मैटर से जुड़ा हुआ है, जैसे सोशियोलॉजी है तो महिला आरक्षण बिल, पॉलिटिकल साइंस है तो G20 की उपलब्धियां हैं, सुरक्षा परिषद में विस्तार है, कनाडा के साथ कूटनीतिक तनाव है तो भारत सरकार ने क्या क्या स्टेप उठाया, क्या कारण है। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं उनके लिए ज़्यादा बनेंगे। और एक जनरल भी बनता है, जैसे जातीय गणना पर अभी बातचीत हुई थी, वो सभी से पूछा जा सकता है। कई प्रश्न ऐसे होते हैं जैसे रूस यूक्रेन युद्ध है, इतना लंबा क्यों खींचा जा रहा है, भारत पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, विगत कुछ वर्षों में भारत कूटनीतिक स्तर पे काफ़ी मजबूत हुआ है, इस तरह आप कहाँ तक सहमत हैं, तो इस तरह के प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति रहती है। अच्छा सर, जैसे कि बिहार गवर्नमेंट की जॉब में 35% आरक्षण दे दी गई लड़कियों के लिए, तो अब संख्या काफ़ी बढ़ गई। बिल्कुल बिल्कुल केंद्रित प्रश्न बिल्कुल। अभी कैसे आप टैकल करेंगे, मतलब ये प्रेशर, फैमिली की प्रेशर रहेगी, जॉब की प्रेशर रहेगी, तो कैसे आप बैलेंस उसको अर्गो देना होगा, उनको बताना होगा कि चूँकि मैं संयुक्त परिवार में रहती हूँ या पति का मुझे सहयोग प्राप्त होता है, तो इन सब को लेकर, इस फैक्ट को लेकर कोऑर्डिनेट करके वो कर सकती हैं, जवाब दे सकती हैं। अच्छा सर, जैसे एक चीज़ पूछते हैं, कोई पोस्ट प्रेफरेंस देते हैं, कोई DSP देते हैं, कोई डिप्टी कलेक्टर देते हैं, तो उनसे पूछ दिया जाता है सपोज कि आप DSP या SDM है, आपको 500 की भीड़ अगर घेर लेती है, वैसे सिचुएशन में आप कैसे टैकल करेंगे? तो जो उनका जो कर्तव्य क्षेत्र है उस सिचुएशंस में वो काम करेंगे। मान लिया वो DSP हैं तो स्वाभाविक है 500 लोगों की भीड़ घेर लेती है। लोकतांत्रिक देश में DSP हैं। संवाद सबसे पहले, संवाद, संचार, समन्वय, और उस भीड़ में भी कोई ना कोई तो ऐसा लीडर होगा या अपना लोकल जो हमारा इन्फॉर्मर्स होते हैं, लोकल कनेक्शन होता है, लोकल यूनिट से हमारा कोऑर्डिनेशन रहता है। तो उन सब के माध्यम से संवाद के बाद मुझे लगता है कि उसके बाद जो भीड़ है वो शांत होगा। उनकी जो जेन्युइन डिमांड्स है उस पर त्वरित जो निष्पादन है वो करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और यदि कानून व्यवस्था का संकट उत्पन्न होता है तो फिर जो नियमानुसार जो कार्रवाई होती है एक लोकतांत्रिक देश में उसको किया जाएगा। जैसे सर एक यूपी के स्टूडेंट थे, उन्होंने पहले मुझसे बातचीत के क्रम में बताया था कि चूंकि मैं इलाहाबाद से रिलेटेड था तो मुझसे पूछ दिया गया कि जैसे यूपी में बुलडोजर काफ़ी मतलब ये चला है, तो क्या आप भी DSP रहेंगे? अगर कोई अपराधी सरेंडर नहीं करता है तो आप भी उसके घर पे बुलडोजर चलाएंगे? उसका जवाब क्या देंगे? नहीं, हर प्रशासन का अलग अलग मैकेनिज्म है जी। यदि मेरे यहाँ बिना बुलडोजर चलाए हुए ही कानून व्यवस्था नियंत्रित रहती है तो फिर क्या कठिनाई है? किसी देश में गोली चला, तानाशाही देश में गोली चला के कानून व्यवस्था नियंत्रित की जाती है। लोकतांत्रिक देश में बातचीत संवाद से ही कानून व्यवस्था नियंत्रित हो जाती है। तो हर देश का अपना प्रशासन का अलग अलग स्वरूप होता है और उस आधार पर उसकी अलग प्रक्रिया होती है, दृष्टिकोण होते हैं, टेम्परामेंट्स होते हैं, उसके आधार पर काम किया जाता है। थैंक यू। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।